हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी जेई हो या एसएससी जेई 2025 या फिर कोई भी जेई लेवल का एग्जाम जिसमें भी आपको प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो भी एग्जाम होने वाले हैं, तो इनके लिए ये जो एई जेई या फिर ईएससी के जो पीवाईक्यू हम कर रहे हैं वो बेहतरीन लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं। ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर जाके चेक करिएगा। और आज हम ऑन द हैवी डिमांड हम एक न्यू सब्जेक्ट की पीवाईक्यूज अब सीरीज वाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी अंचिता सिंह एंड लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है कि अ मटेरियल हैविंग द सेम प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन। तो कह रहा है कि जो हमारी मटेरियल है उसकी अगर प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम होती है तो उसे क्या कहा जाएगा। देखो, अगर मटेरियल है तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से ही तो बने। जो हमारे एक मटेरियल है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से ही तो बनेगा। तो अगर हर पॉइंट पर जो मटेरियल है उसकी सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, तो एवरी पॉइंट पर जो मटेरियल उसकी अगर प्रॉपर्टी सेम रहती है तो उसको बोला जाता है होमोजीनियस। उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है होमोजीनियस। और अगर हर डायरेक्शन में सेम रहती है तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है आइसोट्रॉपिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आइसोट्रॉपिक हो जाएगा। होमोजेनियस क्या होता है? एवरी पॉइंट पर अगर प्रॉपर्टी सेम है तो होमोजीनियस, और अगर एवरी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है तो आइसोट्रॉपिक। और जो ये होमोलोगस होता है, ये होमोलोगस हमारे क्रीप में होमोलोगस टेम्परेचर हम टर्म को यूज करते हैं। अगर हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है तो इसको बोला जाता है ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है तो उसको बोला जाता है ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। इसके एग्जाम्पल जो है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है तो एग्जाम्पल हो गया प्लाईवुड एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। या फिर हमारा जो ओल्ड रोल्ड शीट होती हैं उनको अगर बोले तो ये सब हमारे ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। और एक होता है एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो जैसे आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या, हर डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज, इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम होती है। अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। वेल, यहीं पे अगर हम बात करते हैं इलास्टिक, तो इलास्टिक नेचर क्या है, जब कोई मटेरियल है या कोई भी जो हमारा मटेरियल या ऑब्जेक्ट है उसको जब हम फोर्स लगाते हैं और वो अपनी शेप चेंज करता है लेकिन वो फिर ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, इस बिहेवियर को इलास्टिसिटी कहते हैं। और ऐसा में जो करेक्टर शो करता है ऐसा मटेरियल हमारा इलास्टिक मटेरियल है। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन सेवरल एग्जाम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आइसोट्रॉपिक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है क्रीप इज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन। तो जो क्रीप होता है वो बेसिकली ग्रेजुअल इंक्रीज है। किसमें? तो क्रीप हमारा किस चीज का ग्रेजुअल इंक्रीज है? तो क्रीप क्या है, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। बेसिकली तो एक तरीके से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है नेचर में। और जिस टेम्परेचर के बाद ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है उस टेम्परेचर को होमोलोगस टेम्परेचर कहा जाता है। और ये बेसिकली प्लास्टिक चेंज है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, प्लास्टिक स्ट्रेन है, टाइम के संग डिपेंड करता है। एक कांस्टेंट लोड के बाद विद द टाइम आपको इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो प्लास्टिक स्ट्रेन विद टाइम एट constant load is called creep। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहता है स्ट्रेस में बी डिफाइंड एज। तो देखो, जैसे कि स्ट्रेस और प्रेशर की बात करें तो प्रेशर और स्ट्रेस क्या है, एक दूसरे के लिए सेम है। लेकिन अगर एक्सटर्नली किसी मटेरियल पर हमारा फोर्स अपॉन एरिया लगता है तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। जैसे कि सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये है, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, पीयर ग्रुप का प्रेशर है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है। तो आपके पास पीयर ग्रुप है, आपके जो कलीग्स हैं, आज उसने इतनी एक्सरसाइज कर लिया और उसके मेरे टेस्ट में इससे ज्यादा मार्क्स आ गए, या जो भी चीजें हैं इस तरीके से हम सोचते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रेशर हो गया। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से हमको देखने को मिलता है वो होता है प्रेशर। और प्रेशर के वजह से इंटरनली क्या जनरेट होता है, स्ट्रेस। तो इंटरनली क्या जनरेट होता है, स्ट्रेस। तो पेरेंट्स ने प्रेशर पुट किया और इंटरनली आप कहते हो आज यार बहुत स्ट्रेस है, पेरेंट्स की तरफ से बहुत प्रेशर है। तो प्रेशर क्या है, एक एक्सटर्नल थिंग है, और स्ट्रेस क्या है, एक इंटरनल थिंग है। और स्ट्रेस और प्रेशर की जो यूनिट होती है या जो फिर फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सेम होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देखो कितने एग्जाम में पूछा गया है, स्ट्रेस को हम सिग्मा से शो करते हैं एंड इट विल बी फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मटेरियल विच ओबेज हुक्स लॉ।
हुक्स लॉ को जो फॉलो करता है, हुक्स लॉ को फॉलो करता है, इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा नॉट एट इट्स इलास्टिक लिमिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इलास्टिक लिमिट तक कोई ऑब्जेक्ट जो कि हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे पहली बात है स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली, देखो हमारा स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब हम स्ट्रेन, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट लगाते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू जो ये हमारा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो अगर मैं स्ट्रेन की बात करूँ तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन विल बी इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो हमारा सिग्मा बाय 2 हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो हमारा सिग्मा नॉट स्क्वायर अपॉन 2e इनटू वॉल्यूम, ये भी फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स कि तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज ओबेइंग द हुक्स लॉ अप टू किच लिमिट, अप टू लिमिट द इलास्टिक लिमिट के लिए। So D option will be the correct answer of this question. Let's move to the next question. Which one of the following is correct relationship between Young's modulus? तो Young's modulus हो गया, E modulus of rigidity हो गया, या फिर हमारा बल्क मॉडुलस हो गया। तो इनके बीच में जो कौन कौन से रिलेशन बिल्कुल करेक्ट हैं, तो कुछ रिलेशन जो हमें याद रखने की हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो यंग्स मॉडुलस हमारा जो होता है वो ई से शो करते हैं। तो ये होता है 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। यहाँ पर g क्या है, g मेरा शो करता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। तो g इज व्हाट, g इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं म्यू की बात करते हैं तो म्यू क्या शो करता है, म्यू है हमारा पॉइजन रेशियो, म्यू इज पॉइजन रेशियो। अगर हम बात करें ई की अगर हम बात करते हैं तो ई क्या है, मेरा यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस। और एक और फॉर्मूला हमें ई और के टर्म्स में देखने को मिलता है। जहां पर के की बात करेंगे, के अभी देखेंगे तो के होता है मेरा बल्क मॉडुलस। के क्या देखने को मिलता है मुझे, बल्क मॉडुलस। ठीक है, अब देखो कितने एग्जाम में पूछा गया, मतलब इतने एग्जाम में ये पॉइंट पूछा गया, तो ये फॉर्मुलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला हो गया ई इज इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू। एक होता है ई इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू। एक होता है ई इज इक्वल्स टू 9gk ब्रैकेट अपॉन में 3k प्लस जी। तो यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आप देखो ऊपर हमें देखना 9gk, ठीक है 9gk, और अपॉन में आ जाएगा हमारा 3k प्लस जी। मतलब डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक और फॉर्मूला होता है हमारा म्यू के टर्म्स में, जो पॉइजन रेशियो इसके टर्म्स में होता है 3k माइनस 2g, और अपॉन में आता है 6k प्लस 2g। ये सब फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले 1 2 3 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम में ये फॉर्मूले डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इन पे कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज। तो पॉइजन रेशियो बेसिकली क्या होता है, पहली बात तो ये रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो बेसिकली जो हमारी पॉइजन रेशियो की बात की जाए, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो हमारा जो लेटरल स्ट्रेन होता है, बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये एक रेशियो होता है जिसको बोलते हैं हम लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सपोज ये मेरा मटेरियल है, इस पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में यहाँ पे कुछ चेंज आएगा। अब ये हमें चेंज देखने को मिलेगा, मे बी इस तरीके से हमको देखने को मिला। तो ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमें चेंज इन लेंथ देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ जो आएगा हमारा, उसको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो जो म्यू होता है वो होता है हमारा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो कि यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में देखने को मिल नहीं रहा। तो बेसिकली अगर हम बात करें नन ऑफ दीज होगा। और भूलने वाली बात ये भी नहीं है कि माइनस का साइन आता है, ये जरूर याद रखना है। तो जो पॉइजन रेशियो होता है इट इज माइनस of lateral strain upon longitudinal strain, and there is no such option. तो D option will be the correct answer of this question. Let's move to the next question. Question कह रहा है the property which permits a material to be drawn outward longitudinally to reduce section is called। सबसे पहली बात, चार ऑप्शन है। malleability क्या है, जब कोई मेटल जो होता है वो शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी क्या है, हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, हमने उसको खींचा, हमने उस पर फोर्स लगाया, पुल किया,
तो एक टाइम आएगा कि उसने अपनी शेप चेंज कर दी और अब जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, वो ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर सकता। इस बिहेवियर को प्लास्टिसिटी कहते हैं। और जब वो ओरिजिनल शेप को फिर से बियर कर सकता है, ओरिजिनल शेप फिर से ले सकता है, इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम उस पर लोड लगा रहे हैं और हम उसको लॉन्गिट्यूडनली का सेक्शन रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एसआई यूनिट इज। तो जो हमारी स्ट्रेस की यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट में पूछ रहा है, तो एसआई यूनिट में हमारी यूनिट की स्ट्रेस क्या होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। वैसे हमारा स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे सारी यूनिट सही हैं, लेकिन हमें एसआई यूनिट में बताना है, तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। अगर एमकेएस में पूछता है, एमकेएस में पूछता तो हो जाता केजीएफ अपॉन मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस और अपॉन शियर स्ट्रेन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सिर्फ शियर स्ट्रेन, वो सिर्फ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता तो हमारा हो जाता मॉडुलस यंग्स मॉडुलस। लेकिन यहाँ पर शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन पूछ रहा है, जो कि होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम टाउ से जिसको हम जी से शो करते हैं, और ये होता है हमारा टाउ अपॉन फाई। जो हमारा होता है, ये टाउ किसको शो करता है, हमारा शियर स्ट्रेस को, और टाउ हमारा फाई किसको शो करता है, शियर स्ट्रेन को। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एंड यू कैन सी इन हाउ मेनी एग्जाम्स दे हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार, बतेरी बार पूछा गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाउ हमारा शियर स्ट्रेस है, जी हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, जिसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगी, और हमारा ये क्या हो जाएगा, फाई हमारा शियर स्ट्रेन हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। इनमें से कौन सा फॉलोइंग नहीं मैच है। अगर डक्टिलिटी की बात की जाए, तो डक्टिलिटी क्या है, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को मेजर करता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने वायर बनाया। वैसा तो है नहीं, इलास्टिक बिहेवियर तो शो नहीं करता कि वायर बनाया और फोर्स हटाया तो वो वायर अब फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, नहीं। ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को शो करता है, बिल्कुल। जितना ज्यादा डक्टाइल, इसका मतलब उतना ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टिफनेस। स्टिफनेस बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी होती है कि कितना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर सकता है। सही बात है। जैसे कि दो मटेरियल ले लिया, किसी की स्टिफनेस कम है और किसी की स्टिफनेस ज्यादा है, किस बेसिस पे, कि मैंने फोर्स लगाया और वो चेंज के लिए कितना रेडी है। जो ज्यादा अकड़ में रहेगा वो चेंज जल्दी एडेप्ट नहीं करेगा, मतलब स्टिफनेस क्या है, ज्यादा है। अगर स्टिफनेस कम है तो जल्दी वो चेंज कर लेगा, अपने प्लास्टिक बिहेवियर को जल्दी शो करने लगेगा। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट डिफाइन किया गया। मेलेबिलिटी क्या है, शीट्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कि कितना ज्यादा चेंज के लिए वो फ्लेक्सिबल है, मतलब स्टिफनेस का जस्ट अपोजिट फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और ये जो लिखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच परमिट कंसिडरेबल बेंडिंग, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल। तो ये जो हमारी बेसिकली यहाँ पर अगर बोला जाए, तो द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म इलास्टिकली एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन अप्लाइड स्ट्रेस इज रिमूव्ड, इसको कहते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो ये हमारी डेफिनेशन डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत मैच था। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज ट्वाइस ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो बल्क मॉडुलस जो है हमारा, अगर वो ट्वाइस है हमारे रिजिडिटी का, तो हमें पॉइजन रेशियो बताना है। सबसे पहले के की वैल्यू जो हमें दे रखी है, बल्क मॉडुलस हमारा ट्वाइस है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के, बिल्कुल सही। तो ये रेशियो निकल के आएगा k इज इक्वल टू 2g। अब हमें पता है k की हमने जो देखी थी, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमें बेसिकली म्यू के बारे में, म्यू का रिलेशन लेके हमें लिखना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, हमने एक फॉर्मूला देखा था जिसमें म्यू k और इसके टर्म्स में हमारा है, तो 3k माइनस, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3k माइनस 2g, और यहाँ पर 6k, तो 3k माइनस 2g, और यहाँ नीचे आ जाएगा 6k प्लस 2g। सही बात है। अब मैं k को 2g को क्या लिख सकती हूँ, k लिख दूं तो ऊपर आ जाएगा मेरा 3k माइनस k, और नीचे आ जाएगा 6k प्लस k, ऊपर बनेगा 2k और नीचे बनेगा हमारा 7k। फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग द रेशियो 2/7, दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आराम से आपको अगर वो फॉर्मूले याद है तो आप ऐसे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यूजिंग स्ट्रेन गेजेस द नंबर ऑफ स्ट्रेन नीडेड ऑन अ प्लेन सरफेस टू डिटरमाइन प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड देयर डायरेक्शन।
तो बेसिकली स्ट्रेन गेजेस को यूज करके हमें कितने नंबर ऑफ स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेन पता होने चाहिए और उनकी डायरेक्शन। तो हमारे को कम से कम 3 जो है 3 प्रिंसिपल स्ट्रेन्स पता होने चाहिए यूजिंग स्ट्रेन गेजेस को यूज करके। 3 स्ट्रेन गेजेस आर नीडेड ऑन अ प्लेन सरफेस टू डिटरमाइन प्रिंसिपल स्ट्रेन इन देयर डायरेक्शन। 3 ऑप्शन विल बी, जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द आइसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक क्या कहता है? होमोजेनियस कहता है हर प्रॉपर्टी, हर पॉइंट पर प्रॉपर्टीज आर सेम। आइसोट्रोपिक क्या कहता है? हर पॉइंट पे बेसिकली हर पॉइंट पे और हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज आर सेम, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक मटेरियल। द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप इज नोन एज। आइसोट्रोपिक मटेरियल में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो रिलेशनशिप है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हमारा हुक्स लॉ। बेसिकली उसको कहा जाता है हुक्स लॉ। तो जब मटेरियल हमारा लोडेड होता है, इलास्टिक लिमिट तक हम उसको लोड करते हैं, तो जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और इसी को हम क्या कहते हैं? हुक्स लॉ कहते हैं। और ये इलास्टिक लिमिट तक हमारे लिए feasible है। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड वन ऑफ द क्वेश्चन इज फॉर यू। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि पॉइजन रेशियो ऑफ अ परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। अगर कोई मटेरियल हमारा परफेक्टली प्लास्टिक है तो उसका पॉइजन रेशियो क्या होता है? 0.25, 0.5, 1 या फिर -1। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।